हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ओ लेवल के M2 पेपर के HTML टॉपिक से रिलेटेड तीसरे सेट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहले सेट और दूसरे सेट को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस सेट 1 में मिलेंगे और 31 से 60 तक के क्वेश्चंस आपको सेट 2 में मिलेंगे। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इस HTML टॉपिक का तीसरा सेट होगा जिसमें 30 क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करूंगा, जो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस सेट का कि कौन सा टैग का प्रयोग पैराग्राफ की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। तो पैराग्राफ टैग आपका पी नाम से होता है और अगर आपको इसको शुरुआत को दर्शाना है तो आप पी टैग को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये सही जवाब होगा जो पी टैग को ओपन करना दर्शाता है। इस टैग को अगर आपको बंद करना है तो आप ये चिन्ह लगाते हैं जिसको हम फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। ठीक है, ये चिन्ह टैग को बंद करना दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसमें से कौन सा एक कंटेनर है। तो कंटेनर हम ऐसे टैग्स को बोलते हैं जिनको ओपन अलग और क्लोज अलग किया जाता है। तो img टैग को हम ओपन और क्लोज एक ही में करते हैं। फ्रेम टैग को भी हम ओपन और क्लोज एक ही में करते हैं। इनपुट टैग को भी हम ओपन और क्लोज एक ही में करते हैं। तो सेलेक्ट एक ऐसा टैग है जिसको ओपन और क्लोज अलग अलग किया जाता है। तो सही जवाब होगा डी, सेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है, dt टैग एक सिंगल लाइन कंटेन करता है आपके टेक्स्ट का, जबकि dd टैग में आप क्या लिखते हैं। तो dd और dt टैग dl टैग के अंदर लिखे जाते हैं। dl टैग का काम होता है एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट यानी इसको आप वर्णनात्मक सूची कहते हैं जिसमें टाइटल होता है और उसकी परिभाषा लिखी जाती है। तो ऐसे लिस्ट को बनाने के लिए हम डीएल टैग का यूज करते हैं। तो उसमें डी उस टॉपिक को दर्शाता है और डीडी में हम एक पूरी लाइन या पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो सही जवाब होगा इसका फुल पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 64 है, कैरेक्टर इनकोडिंग क्या कहलाता है। कैरेक्टर इनकोडिंग एक तरीका है जिसमें हम नंबर्स को कैरेक्टर्स में और कैरेक्टर्स को नंबर्स में, इसमें से आपका जो सही जवाब है वो है कैरेक्टर्स को यानी अक्षरों को हम नंबर्स में दर्शाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, इसमें से कौन सा सही तरीका है HTML में मेल सेंड करने का। देखिए, जब भी आप मेल भेजना चाहते हैं HTML में तो आप एंकर टैग का यूज करेंगे और एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट के अंदर एक वैल्यू होता है मेल टू, mailto2, मेल टू और 2 कॉलन, इसके बाद आप आईडी लिखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए, जिसमें ये मेल टू लिखा हुआ है, फिर 2 कॉलन लिखे हुए हैं, फिर ईमेल आईडी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 है, आई फ्रेम को जाना जाता है या आई फ्रेम क्या होता है। तो आई फ्रेम का पूरा नाम होता है इनलाइन फ्रेम। ठीक है, आई का मतलब होता है इनलाइन, आई फ्रेम का फुल फॉर्म हो जाएगा इनलाइन फ्रेम। इनलाइन फ्रेम होता क्या है, एक वेब पेज के अंदर एक छोटा सा जगह बनाना ताकि इसमें दूसरा वेब पेज दिखाया जा सके। तो इसके अंदर एक दूसरा वेब पेज रहेगा और बाहर वाला आपका दूसरा वेब पेज रहेगा। तो एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए आई फ्रेम टैग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, HTML5 में डॉक टाइप का सही सिंटेक्स क्या है। तो डॉक टाइप एक डिक्लेरेशन लाइन होता है जो HTML5 को दर्शाता है। तो इसका सही सिंटेक्स होगा ये पहला वाला। इसमें आप एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, फिर डॉक टाइप कीवर्ड, फिर यहाँ पे आप उस फाइल का टाइप लिखते हैं। तो कि HTML डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे HTML लिखते हैं, फिर आप यहाँ से अपने वेब पेज के टैग्स को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन से टैग का उपयोग आप कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन रखने के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेब पेज बना है जिसमें लास्ट में आपने ऑथर का नाम लिखा हुआ है कि ऑथर से यानी जिसने वेब पेज बनाया है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब लिंक्स को रखने के लिए एड्रेस टैग का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सा एलिमेंट मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए यूज किया जाता है। तो टेक्स्ट एरिया टैग का यूज किया जाता है मल्टी लाइन इनपुट्स को बनाने के लिए जिसमें यूजर कई सारे लाइनों में आंसर्स को या कोई भी टेक्स्ट को इनपुट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें से कौन सा एक फॉर्म एलिमेंट है। फॉर्म एलिमेंट हर उस एलिमेंट्स को कहा जाता है जो किसी फॉर्म के अंदर दिखाया जाता है। ठीक है,
तो किसी फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, किसी फॉर्म के अंदर रेडियो बटन्स भी हो सकते हैं, किसी फॉर्म में सबमिट बटन भी हो सकता है, तो इसमें सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें से कौन-सा एचटीएमएल के लिए सही है? तो एचटीएमएल वेब पेज के स्ट्रक्चर को परिभाषित करता है, ये सही है। एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने में यूज़ किया जाता है, ये भी सही है। एचटीएमएल कई सारे एलिमेंट से मिलकर बना होता है जो वेब ब्राउज़र को ये बताता है कि कंटेंट को कैसे रीड करना है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 72 है, एचटीएमएल फॉर्म्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट सुटेबल है यानी उपयुक्त है? तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेलेक्ट टैग को मैंने समझाया था आपको। तो सेलेक्ट टैग का यूज़ किया जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट लिस्ट होता है जिस पे यूज़र क्लिक करता है तो एक लिस्ट ओपन हो जाता है जिसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं और एक ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है? ये आपने देखा होगा जब कोई एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना होता है तो उसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट के ज़िले के नाम होते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है, तो उसी को हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। तो ये बनाने के लिए एचटीएमएल में सेलेक्ट टैग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कैनवास ग्राफिक्स के लिए इसमें से कौन से एचटीएमएल एलिमेंट का उपयोग किया जाता है? तो कैनवास ग्राफिक्स के लिए कैनवास टैग का यूज़ किया जाता है। ये ऐसे ग्राफिक्स होते हैं जिसमें आप कोई भी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिख रहा हूँ, तो ये भी कैनवा का ही उपयोग करके बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, एचटीएमएल में प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को कैसे दिखाया जाता है? तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट ऐसे टेक्स्ट को कहते हैं जिसकी फॉर्मेटिंग पहले से सेट होती है, ठीक है? तो ऐसे फॉर्मेटिंग को बनाने के लिए प्री टैग का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, एचटीएमएल में कोटेशंस को कैसे बनाया जाता है? तो कोटेशंस ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनको डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है और एचटीएमएल में ये बनाने के लिए क्यू टैग होता है। तो जिस भी कंटेंट को या टेक्स्ट को आप क्यू टैग के अंदर लिखेंगे, वो ब्राउज़र पे बाय डिफ़ॉल्ट डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले होगा। एक और टैग होता है जिस कोटेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है, उसका नाम है ब्लॉक कोट, ठीक है? तो क्यू टैग और ब्लॉक कोट टैग में डिफरेंस ये है कि शॉर्ट कोट्स के लिए यानी छोटे कोटेशंस के लिए क्यू टैग का यूज़ किया जाता है और पैराग्राफ में जो कोटेशंस लिखे होते हैं, उनको ब्लॉक कोट टैग के अंदर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें से एचटीएमएल कमेंट का सही सिंटैक्स क्या है? तो कमेंट्स को लिखने के लिए आप पहले एंगल ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, फिर 2 डैश। इसमें कहीं पर भी स्पेस का यूज़ मत करिएगा। फिर यहाँ पे आप अपने कमेंट्स को लिखते हैं, फिर आप ऐसे 2 डैश, फिर एंगल ब्रैकेट को क्लोज़ देते हैं। तो ये एचटीएमएल का कमेंट है, ठीक है? सही जवाब होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 77 है, एचटीएमएल में कलर्स परिभाषित किए जाते हैं क्या उपयोग करके? तो कलर्स को आप रेड, ग्रीन ग्रीन, ब्लू वैल्यूज़ से भी परिभाषित कर सकते हैं। इसमें आप आरजीबी फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, एस हेक्स वैल्यूज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऐसे हैशटैग लिखे जाते हैं, ठीक है? और फिर आरजीबीए वैल्यूज़ का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अल्फा ये दर्शाता है कि उस कलर का ट्रांसपेरेंसी कैसा होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 78 है, एचटीएमएल में आईफ्रेम का क्या काम है? तो आईफ्रेम टैग का काम होता है वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को दिखाना। तो इसका सही जवाब होगा बी, टू डिस्प्ले ए वेब पेज विद इन अ वेब पेज। क्वेश्चन नंबर 79 है, फ्रेमसेट टैग का कौन सा एट्रीब्यूट दो क्षैतिज फ्रेम बनाता है, यानी एक फ्रेम यहाँ पर, दूसरा फ्रेम यहाँ पर। तो ये बनाने के लिए आप कॉल्स एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा कॉल्स। क्वेश्चन नंबर 80 है, नो फ्रेम्स टैग क्या करता है? तो नो फ्रेम्स टैग्स का काम है, जैसे मान लीजिए आपने फ्रेम्स का यूज किया हुआ है अपने वेब पेज पे, तो फ्रेम टैग अगर सपोर्ट नहीं करता है, तो उस जगह पे कुछ ना कुछ लिख कर आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लिख कर आ जाए कि आपका ब्राउज़र फ्रेम सपोर्ट नहीं करता है। तो ये लिखने के लिए, ये टेक्स्ट लिखने के लिए नो फ्रेम टैग्स का यूज़ किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखाना जो ब्राउज़र्स जब फ्रेम्स हैंडल नहीं कर सकते हैं तब। तो इसका सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 है, इमेज को क्लिक करने योग्य बनाना है तो आप क्या लिखेंगे? तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ पे क्लिक करना है तो आप लिंक बनाते हैं, तो आप यहाँ एंकर टैग्स का यूज़ तो ज़रूर करेंगे। फिर एंकर टैग के बीच में अगर आप टेक्स्ट लिख देते हैं, तो ये टेक्स्ट क्लिकेबल हो जाता है, यानी इस टेक्स्ट पे हम क्लिक कर सकते हैं। अगर इस जगह पर हम टेक्स्ट ना लिखें, एक फ़ोटो लगा दें, तो वो फ़ोटो
एक क्लिकेबल फ़ोटो बन जाएगा, यानी उस फ़ोटो पर अब हम क्लिक कर सकते हैं। तो एंकर टैग के अंदर आपको आईएमजी टैग से एक फ़ोटो लगाना है, इमेज को क्लिकेबल बनाने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ए, आईएमजी इनसाइड ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, रेडियो टाइप के लिए कौन-सा एट्रिब्यूट यूज़ नहीं किया जाता है? तो अगर आप एक रेडियो बटन बनाना चाहते हैं, तो आप लिखते हैं इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है? रेडियो बटन ऐसे ऑप्शंस को दिखाने के लिए होता है, जिसमें से केवल एक सेलेक्ट किया जाता है। जैसे 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी, डी और एक सेलेक्ट करना है, तो आप रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। तो इसमें आप नेम एट्रिब्यूट यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू एट्रिब्यूट यूज़ कर सकते हैं, चेक्ड एट्रिब्यूट यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्टेड का यूज़ रेडियो में नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, सेलेक्टेड। चेक्ड एट्रीब्यूट ये दर्शाता है कि वो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया जाएगा, यानी टिक किया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, एचटीएमएल एलिमेंट एब्रिविएशन के लिए या एक्रोनिम्स के लिए कौन-सा यूज़ किया जाता है? तो किसी भी शॉर्ट फॉर्म के लिए आप एबीबीआर टैग का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फुल फॉर्म लिखना है डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का, तो इसको आप एडबलबीआर टैग के अंदर आप दर्शा सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो फिर यहाँ पे लिखिए www और फिर ABBR टैग को आप बंद कर दीजिए। तो वेब ब्राउज़र पे ये ऐसे दिखाई देगा और जब भी यूज़र इस पे अपना माउस लेकर आएगा, तो ये जो टाइटल के अंदर लिखा हुआ है, ये आपको इसी टेक्स्ट के ऊपर छोटा-सा दिख लिख कर आ जाएगा, फुल फॉर्म। तो किसी भी संक्षिप्त नाम के लिए ABBR टैग का यूज़ किया जाता है, टाइटल एट्रिब्यूट के साथ। क्वेश्चन नंबर 84 है, वीडियो टैग क्या काम करता है? तो बीडीओ का फुल फॉर्म होता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। तो इसका मतलब ये होता है कि आप टेक्स्ट की दिशा को चेंज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेब पेज पे जो भी कंटेंट लिखा होता है वो लेफ्ट से राइट साइड लिखा होता है, ठीक है? जैसे द पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट से राइट साइड लिखा है। अगर इसकी दिशा को आपको चेंज करना है, यानी आपको ऐसे लिखना है THE, यानी आपको राइट टू लेफ्ट लिखना है, तो आप इसकी डायरेक्शन को बीडीओ टैग से चेंज कर सकते हैं। आपको लिखना क्या होगा? आप लिखिए बीडीओ, फिर यहाँ लिखिए DIR यानी डायरेक्शन और यहाँ पे लिख दीजिए RTL, राइट टू लेफ्ट। फिर वो टेक्स्ट आपका राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में लिखा जाएगा। तो बीडीओ टैग टेक्स्ट की दिशा को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, HTML में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए किस टैग का यूज़ किया जाता है? तो ये सही जवाब होगा सेलेक्ट टैग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 86 है, मिन लेंथ एट्रीब्यूट और मिन एट्रीब्यूट में क्या अंतर है? लेंथ बाय डिफॉल्ट ऐसे इनपुट टाइप्स के लिए होता है जिनमें ज़्यादातर आप टेक्स्ट या डेटा टाइप करते हैं कीबोर्ड से। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के लिए है, पासवर्ड के लिए है, ठीक है? तो ऐसे में आप मिन लेंथ यूज़ करते हैं जिसमें कैरेक्टर्स की गिनती कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए कम से कम, ये बताने के लिए मिन लेंथ होता है। और मिन एट्रीब्यूट किसी नंबर इनपुट करने वाले बॉक्स की न्यूनतम वैल्यू सेट करता है। जैसे हमने लिखा मिन 5, तो आप 5 से कम संख्या इसमें इनपुट नहीं कर सकते हैं, यानी 5 मिनिमम वैल्यू है। तो मिन लेंथ मिनिमम कैरेक्टर के लिए होता है और मिन मिनिमम वैल्यू के लिए होता है। सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन 87 है, HTML5 में टेक्स्ट को हाइलाइट करने के लिए कौन-सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है? इसका सही जवाब है बी। जो भी टेक्स्ट आप मार्क टैग के अंदर लिखेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका बैकग्राउंड कलर यानी पीछे का कलर, टेक्स्ट कलर नहीं बैकग्राउंड का कलर हाइलाइटेड हो जाएगा। वो चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड कलर और वो टेक्स्ट आपका हाइलाइटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, यूट्यूब वीडियोस के लिए हम कौन सा HTML एलिमेंट लगाते हैं? अगर आप अपने वेब पेज पे यूट्यूब का कोई भी वीडियो ऐड करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आईफ्रेम टैग का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन से एट्रीब्यूट यह दर्शाता है कि फ्रेम यूजर द्वारा रिसाइज नहीं किया जा सकता है? अ- अगर यूजर किसी फ्रेम को सामने देख रहा है, तो आप उसके साइज को छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं। ये बताने के लिए नो रिसाइज एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है, जो ये दर्शाता है कि फ्रेम के साइज को छोटा बड़ा नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है,
इसमें से कौन-सा बूलियन एट्रीब्यूट नहीं है? तो बूलियन एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट को कहते हैं जिनका सिर्फ़ नाम लिख देने से वो काम करना शुरू कर देते हैं और जिनकी वैल्यू नहीं होती है। तो किसी भी इनपुट टैग के अंदर अगर आप रिक्वायर्ड लिख देते हैं, तो उस इनपुट में डाटा भरा जाना कंपल्सरी हो जाता है। तो ये एक बूलियन एट्रीब्यूट है। सेलेक्टेड किसी भी सेलेक्ट के एक ऑप्शन को बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करने के लिए यानी पहले से सेट करने के लिए होता है। तो किसी भी ऑप्शन में अगर आप सेलेक्टेड लिख देंगे, तो वो ऑप्शन पहले से ही सेलेक्टेड रहेगा, जब भी पेज लोड होगा तब। डिसेबल्ड किसी भी इनपुट फ़ील्ड को आप एडिट नहीं करने देना चाहते हैं यूज़र द्वारा, तो आप उसे डिसेबल्ड बना सकते हैं। तो यानी ये तीनों बूलियन एट्रीब्यूट हैं। तो चौथा वाला नन, ये बूलियन एट्रीब्यूट नहीं है। तो इस सेट में आपने 30 क्वेश्चंस देखे, जो कि 61 से शुरू हुआ था और 90 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया था। आगे आने वाले वीडियोज़ में आप इसके आगे के क्वेश्चंस को जैसे एचटीएमएल वीडियोज़ चल रहे हैं, फिर आपको सीएसएस के भी वीडियोज़ आगे आने वाले वीडियोज़ में या टॉपिक्स में हम कवर करेंगे। धन्यवाद।